नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम में एजेंडा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। जब आइडिया जुड़ता है विजन से और जब विजन जुड़ता है टेक्नोलॉजी से और यही टेक्नोलॉजी जब इनोवेशन से जुड़ती है तो निर्माण होता है वेब समिट 2025 का। वेब्स 2025 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। दुनिया में कई तरह की समिट होती है। आपने कई बार सुना होगा कि कहीं पर जियोग्राफी को लेकर समिट हो रही है, कहीं पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर समिट हो रही है, कहीं पर एजुकेशन को लेकर समिट हो रही है, कहीं पर देशों के आपसी समन्वय और आपसी संबंधों को लेकर समिट का आयोजन होता है। इस तरह की कई समिट का आयोजन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया में ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट को लेकर समिट हो रही है? नहीं सुना होगा, क्योंकि दुनिया में पहली बार भारत के मुंबई में 1 से लगाकर 4 मई तक वेब समिट का आयोजन हो रहा है। वेब समिट यानी क्रिएट इन इंडिया। आपने मेड इन इंडिया सुना होगा, मेक इन इंडिया सुना होगा। अब क्रिएट इन इंडिया का एक नया कंसेप्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेब समिट को लेकर एक नया मंत्र दिया है, क्रिएट इन इंडिया। जी हां, क्रिएट इन इंडिया के इस मंत्र को साकार करने के लिए ही वेब समिट का आयोजन हो रहा है, जहां पर दुनिया भर की जो भी इनोवेटर्स हैं, जो भी इनोवेशन कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही ऐतिहासिक ये दिन रहने वाला है। और भारत के लिहाज से तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। प्रतिभाओं को सिर्फ और सिर्फ जरूरत थी एक मंच की, जो उनके काम को पूरे देश में तो फेमस करे ही करे, पूरे विश्व में एक वैश्विक मंच पे उनके काम को एक नई पहचान दे। जी हां, इसी को लेकर वेब समिट का आयोजन हो रहा है। इस वेब समिट में क्या कुछ खास हो रहा है, क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था में जो मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री है, इसका वेब समिट के जरिए कितना कुछ योगदान रहने वाला है, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको उनसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में प्रवीण जाखड़ जी है। आप डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर, अतिथि के तौर पर हमारे साथ में शामिल हुए हैं। आप कई सालों से डिजिटल मीडिया में कंटेंट किस तरीके से बनाया जाता है, डिजिटल मीडिया की जो चैनल है उसमें आप लगातार काम कर रहे हैं और काफी अच्छी आप पकड़ रखते हैं। दूसरे आज के हमारे जो अतिथि हैं, हमारे साथ में विशाल शर्मा जी हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ आपने फिल्म और टेलीविजन की क्षेत्र में भी लगातार कई पत्रकारिता जो है, फिल्म जगत की जो पत्रकारिता, उसमें आपने लगातार काम किया है और इन फिल्मों के विषय को काफी करीब से देखा है। तो विशाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीसरा जो वेब समिट को लेकर हम जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि फिल्में कैसे बनाई जाए, फिल्मों में किस तरीके से, वेब सीरीज में किस तरीके से इनोवेशन किया जाए। तो इसी से जुड़े हुए हमारे साथ में आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ में विवेक शर्मा जी हैं। आप लेखक हैं, फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, कई वेब सीरीज आप बना चुके हैं, काफी अच्छा कंटेंट आप क्रिएट करते हैं। तो विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों के साथ में मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक वीडियो क्लिप तैयार की है वेब समिट को लेकर। आइए पहले उस पर नजर डालते हैं। In the borderless digital age, creativity transcends boundaries, connecting cultures, economies, and industries. Collaboration defines the future. For the first time, India hosts Waves 2025, the World Audio Visual and Entertainment Summit, a global stage that brings together world leaders to shape the future of storytelling and innovation. India, known for its storytelling tradition, diversity and knowledge, is set to position itself as the global content powerhouse, bringing together talent, technology, and investment from across the world. As media and entertainment have the power to heal, unite, and inspire people. साथियों, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स के रूप में भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जिसमें दुनिया के एंटरटेनमेंट लैंडस्केप पर उसको बदलने की क्षमता होगी। The global media dialogue at Waves will bring together international policymakers and industry leaders to shape the future. The Industry Leaders Roundtable will connect visionaries and investors. Waves Bazaar, an international marketplace of ideas and content. WaveX, where startups and investors meet to give life to the ideas of creators. Creatosphere is where creators connect, learn, and build the future of storytelling through workshops, mentorship, and collaborations. From classical performances to large-scale live acts,
Waves Culturals brings together artists from around the world to celebrate music, art and storytelling. Bharat Pavilion tells the story of India's media and entertainment journey, its heritage, growth and future at a global stage. Waves opens doors to new markets, new collaborations and new audiences. From business to storytelling, from technology to policy, Waves is where ideas grow into action. Waves is more than a summit. It is a global movement where the world comes together to shape the future of media, entertainment and technology. It is a chance to take part in something bigger, to create, collaborate and define what comes next. Join us at Waves 2025 in Mumbai from May 1st to 4th. Influence the future and be part of it. तो सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार की तरफ से सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है, भारत सरकार का जो मंत्रालय है, वो इस वेव्स 2025 को आयोजित करने जा रहा है। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो किसी राज्य या देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व को जो कलाकार हैं, जो नवोदित कलाकार हैं, जो नवाचार करना चाहते हैं, जो नवाचार कर रहे हैं, उनको आमंत्रित इसमें किया गया है। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले आप ही से प्रश्न, कई समिट हमने देखी है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर हो और भी कई मुद्दों को लेकर हो, लेकिन दुनिया में पहली बार ऐसी समिट हो रही है जो डायरेक्टली कलाकार और कला से जुड़ी हुई है, और आज के कलाकार, इनोवेटिव कलाकार। देखिए, ये जो आज का दौर है, ये क्रिएटर्स का दौर है, हम लोग कह सकते हैं। और क्रिएटर्स के इस दौर में सरकार की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे बहुत सारे डायमेंशंस खुलते हैं। पूरी दुनिया जहाँ पर क्रिएटर्स को अप्रिशिएट कर रही है इस समय, पूरी दुनिया में ऐसे मंच बनाए जा रहे हैं जहाँ पर क्रिएटर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्रिएटर्स दुनिया के हर एक स्टेज, हम लोग कहें तो हर एक स्थितियों को बाहर लेकर आ रहे हैं, लोगों को बाहर लेकर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो आज तक देखी नहीं गई है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है जी, ये बहुत बढ़िया चीज जी। प्रवीण जी, बिल्कुल। विवेक जी, आप ही से यही प्रश्न रहेगा, एक लेखक और निर्माता निर्देशक की नजर से जो वेब्स को किस तरीके से देखा जा रहा है? सर, पहले बात तो मैं भारत सरकार को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोग। एंड अभी सब कुछ जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म देने के लिए सब ग्लोबल जो फिल्म मेकर्स हैं, क्रिएटर्स हैं और इंडिया के जो टॉप नॉच लोग हैं, रूट वाले लोग हैं, सबको एक साथ ला रही है। तो सबको एक दूसरे से इंटरेक्शन का मौका मिलेगा एंड ये एक शेप देना है, मतलब एक फ्यूचर के लिए आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक शेप दे रहे हो, तो इसके लिए भारत सरकार को बधाई दूंगा मैं जी। और आज पहले क्या होता था कि एक फिल्म मेकिंग जो कुछ सीमित लोगों तक, बड़े बड़े घरानों तक, जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज है उन तक ही सीमित थी, लेकिन जब से मोबाइल आया है तो हर हाथ में मोबाइल, हर गर्दन झुकी हुई। सो आज हर कोई गली में बंदा फिल्म मेकिंग, शॉर्ट मूवी मेकिंग में अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। सो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो रूट्स तक एंटरटेनमेंट पहुंचा है जी, एंड उसको ग्लोबली लाने के लिए ये समिट हो रही है वेव्स। जी बिल्कुल। विवेक जी, इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन विशाल जी, आपने फिल्म पत्रकारिता में भी काफी काम किया, लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हो। इस तरह के इवेंट जो पहली बार देश में हो रहा है, पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जिस तरह से भारत का जो कल्चर है, भारत का जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी कला है, हमारी धर्म संस्कृति है, उसको हम हमेशा से दुनिया के सामने एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम लाते रहें। विश्व योग दिवस है, उसका एक उदाहरण है। उसके बाद से पूरे दुनिया भर के अंदर एक तरह से वैचारिक एक नज़रिया भारत के प्रति डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है कि आखिर भारत है, उसका सॉफ्ट पावर क्या है। और मुझे लगता है धर्म, संस्कृति, ये तमाम चीज़ें हैं, उसका एक अगला चरण है, वो इसके ज़रिए सामने आएगा कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री, जो हमारे ऑडियो विजुअल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति है वो दर्ज कराएंगे। क्योंकि आप विजुअल की या ऑडियो विजुअल की खास तौर पे खासियत होती है कि वो भाषा की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल। तो आप किसी भी दुनिया की किसी भी देश की संस्कृति को वीडियोस के जरिए आप आराम से देख पाते हैं। तो हिंदुस्तान की इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है,
और सभी देश के जो पर्यटक हैं वो हिंदुस्तान आ नहीं सकते, लिमिटेशन होती है, कई बार वॉर की स्थिति है, कई बार कोविड की स्थिति है। ऐसे में ये जो डिजिटल का पूरा दौर आया है, कंटेंट क्रिएशंस का जो दौर आया, प्रवीण जी ने जैसा बताया, मैं उसी बात को आगे ले रहा हूं कि उन लोगों को एक उचित प्लेटफॉर्म मिले, उचित मंच मिले, गाइडेंस मिले, अच्छा कंटेंट क्रिएट कैसे किया जाए, कहां से संसाधन मिल सकते हैं, उनका अच्छा कंटेंट है उसको कौन एक बड़ा बाजार है वो दे सकता है। तो कंटेंट की क्रिएटिविटी एक सीमित दायरे में ना रहे, उसको वैश्विक पटल मिले। मुझे लगता है कि ये एक प्रयास है और इन सब प्रयासों का एक शब्द में कहूंगा कि भारत मनोरंजन की दुनिया के अंदर भी एक सॉफ्ट पावर बने, दुनिया का एक बड़ा मंच बने, दुनिया का विश्व गुरु बने, जो टर्म यूज होता है। तो अगर हमें लीडर बनना है वर्ल्ड का, तो केवल हमें डिफेंस या इकोनॉमी या उस तरफ नहीं, हमें सॉफ्ट पावर की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भारत ने एक बड़ा यहाँ पर इनिशिएट लिया है ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जी विशाल जी, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अपनी इकोनॉमी कितना योगदान है, ये प्रश्न जरूर आपसे होगा, लेकिन उससे पहले प्रवीण जी, जैसा विशाल जी ने बताया है कि जो भारत के जो विविध रंग है, जो पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान दिलाते हैं, और जैसा कि इस जो वेव्स 2025 की थीम भी यही है कि जो देश के जो विविध रंग है उनको विजुअलाइज करके पूरे वैश्विक स्तर पर उनका प्रचार प्रसार किया जाए। देखिए क्योंकि पूरा हम लोग ग्लोबली देखें तो अब कोई दूरियां तो रही नहीं है। जिस तरह का ये दौर आ गया उसमें कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इस कनेक्टिविटी में स्पेशली कंटेंट को लेके जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ये मंच भी प्रोवाइड करा रही है सब लोगों को, और जो क्रिएटर्स हैं जिनमें क्रिएटिविटी है, जिनमें क्षमता है, वो अपने आप को सामने लाकर साबित करने की स्थिति में भी आ गए। तो ऐसे में इस तरह की समिट करना और एक मंच प्रदान करना जो ग्लोबल हम लोग सिनेरियो में देखें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी वाकई में बहुत बड़ी बात है। विवेक जी, एक समय था जब फिल्में जब बनाई जाती थी या कुछ भी बनाया जाता था तो हमारे पास में सीमित विकल्प होते थे, या फिर हमें फॉरेन का ट्रिप करना पड़ता था क्योंकि लोकेशंस हमारे पास में नहीं थी। लेकिन समय काल परिस्थितियां बदली, आज आप एक कमरे में वीएफएक्स के जरिए वो लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और जब पर्दे पर जब वो पिक्चर आती है तो हमें लगता है कि हम वहीं पे हैं। यही क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए, लगातार इस तरीके के प्रयोग कर रहे हैं, तो कितना कुछ प्रयोगों में परिवर्तन हुआ है? बहुत बहुत अंतर आया है। पहले जो मूवीज बनती थी, फिल्में बनती थी, वो सारी एक्चुअल लोकेशंस पे बनती थी, और लोकेशंस पे शूट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। कभी वेदर सपोर्ट नहीं करता, कभी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स होती है, पब्लिक को संभालना। आज के दौर में मतलब फिल्म एक हम लोग के एक स्टूडियो बंद कमरे में, एक बड़ा कमरे में हॉल में हम लोग पूरा मूवी शूट कर सकते हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई, वीएफएक्स है, पूरा आप ग्रीन पर्दे पे क्रोमा शूट होता है, एंड उसके बाद में एडिटिंग टेबल पे सारा चमत्कार होता है जी। तो और आप मेकआउट नहीं कर सकते रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक में क्या अंतर है जी। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और भारत वैसे भी टैलेंट हब रहा है जी। और फिल्म मेकिंग में भी जो हमारे एडिटर्स हैं, हमारे जो कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट हैं, जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉलीवुड में जो टॉप वीएफएक्स आर्टिस्ट है ना, वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं, मैक्सिमम इंडियंस ही हैं जी। और उससे भी बढ़िया आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि आजकल हॉलीवुड का रुख बॉलीवुड की तरफ हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो लोकेशन है वो भारत में इतनी बेहतरीन है कि हॉलीवुड खुद बॉलीवुड की तरफ या भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसमें एक चीज आपसे मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि बॉलीवुड जो नाम है ना, वो एक कॉपीड नाम है, तो इसको हम भारतीय फिल्म उद्योग बोले या भारतीय सिनेमा बोले। जी बिल्कुल, भारतीय बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ये जरा मोनोटोनस हो जाता है। ये फिल्मी जगत के जो नाम है उसी के परिप्रेक्ष्य में जो परिपाटी चलती आ रही है, बाकी तो खैर भारतीय फिल्म उद्योग ही है। बिल्कुल उस बारे में जरूर बात करेंगे। मैं ऐड करना चाहूंगा, भारत एक विविधता का देश है ना, यहाँ पर 35 से ऊपर भाषाएं हैं जिनमें कंटेंट बन सकता है। हर स्टेट में अलग माहौल है, अलग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे कंटेंट की मतलब बहुत डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत डाइवर्सिटी है, हर तरह हर जगह की वेशभूषा अलग अलग है। तो यही चीजें जो हमको पूरे विश्व से अलग बनाती है, और हम लोगों पे विश्व पूरा फोकस करता है कि यहाँ से कुछ अच्छा कंटेंट निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल विवेक जी, इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो वेव समिट होने वाली है उसमें जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है या जो नए टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो आ रहे हैं। वीएफएक्स में भी मैं पढ़ रहा था कि वीएफएक्स में भी इतनी हजारों प्रकार की अलग अलग उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो सारी टेक्नोलॉजी जो फॉरेन में चलती है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं।
आदान प्रदान होगा जी। तो इससे जो वीएफएक्स है, एनिमेशन की जो दुनिया है, गेमिंग की जो दुनिया है, स्पोर्ट्स की जो दुनिया जी। है, उसमें इन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, तो काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली जब एक सारे ग्लोब को आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हो और उनका जो इंटरेक्शन होगा, उनका जो कम्युनिकेशन होगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यही आज की दुनिया है, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो जब विचार आदान प्रदान होंगे, जब टेक्निकल लोग क्रिएटिव लोगों से मिलेंगे एक मंच पे, तो कुछ नया ही क्रिएट होगा। जी, तो विशाल जी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जो सूचना और प्रसारण मंत्री जी है उन्होंने भी कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रश्न जरूर ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि पहले मैंने जिक्र किया था कि जो वेव्स 2025 है उसकी जो सेंट्रल थीम है वो है मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच प्रदान करना। तो मीडिया और मनोरंजन उद्योग की क्या कुछ, भारत की बात करी जाए और भारत के बाहर की बात करी जाए, तो क्या कुछ भूमिका है? नहीं, देखिए, पूरे ग्लोबली हम देखें तो इस फील्ड के अंदर वर्ल्ड लीडर्स बहुत हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, ये वर्ल्ड लीडर के रूप में सामने आते हैं। लेकिन भारत है, उसकी भी करीब जो भी आंकड़ा आया 26% के आसपास इसी पूरे मार्केट के अंदर उसकी स्थिति है। और आने वाले 4-5 सालों के अंदर हम टॉप पूरे 5 विश्व में के अंदर 26% या भारत में 26%? नहीं, पूरे विश्व मीडिया और इंडस्ट्री के अंदर 26% के आसपास है। जी। और आने वाले 4-5 सालों में 2030 तक है वो हम वर्ल्ड के जो टॉप 5 जो एंटरटेनमेंट और इस इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उसके अंदर हिंदुस्तान का नाम शामिल हो जाएगा। जी। ये जो विवेक जी ने एक बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है कि सारे जो क्रिएटर्स हैं एक मंच पर आएंगे, क्या कुछ नई तकनीक है, सारी चीजें होंगी। इससे एक महत्वपूर्ण फायदा जो भारत को होने वाला है या भारत जैसे कंट्रीज को होगा वो ये होगा कि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है जी। कंटेंट क्रिएशन की वो कम होगी। आज वीएफएक्स बताया कि हॉलीवुड से वीएफएक्स के एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन वहां पर हैं, लेकिन उनको यहां पर इंडिया में लेकर आना, वो उसकी कॉस्ट, फिर स्टूडियोज बड़े हमने देखा है कि लोकेशंस वगैरह अब वीएफएक्स के जरिए सारी तकनीक है वो सीमित हो गई है। मतलब एक जो जगह जहां कमरे में रहेगा आप हो वो सकता है। वहीं पे काम करके दे देगा। लेकिन उसके एक्सपर्ट्स नहीं है विकास जी। सबसे बड़ी बात है कि उसके एक्सपर्ट्स नहीं। इस तरह की समिट के जरिए ऑप्शंस होंगे कंटेंट क्रिएटर्स के सामने, प्रोड्यूसर्स के सामने, अगर वो फिल्म बना रहे हैं, अगर कोई कलाकार है तो उसके सामने ऑप्शंस होंगे कि कौन सा मेरे पास में, और चॉइस होगी जी। अभी तो वो बहुत सीमित दायरा था उसका, सृजन का दायरा तो असीमित है लेकिन संसाधनों का दायरा बहुत सीमित है। बिल्कुल। और ऐसे में इस तरह के प्लेटफॉर्म है वो बताएंगे कि ठीक है मुझे भारत में नहीं सहयोग मिल रहा या भारत में मेरा बजट है वो कम हो रहा है, मैं किसी और कंट्री में जा सकता हूं, किसी वहां के एक्सपर्ट्स को हम जोड़ सकते हैं, वर्चुअली उसकी मदद हम ले सकते हैं ऑनलाइन उससे जुड़ के। तो आखिर मुझे अगर कोई फिल्म बनानी है, विवेक जी को कोई फिल्म बनानी है, तो इनको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो इनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग इनको वीएफएक्स है या ये तमाम चीजें वो उपलब्ध करा सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि एक्सपर्ट्स नहीं है। एक्सपर्ट्स क्यों नहीं है? क्योंकि स्किल नहीं है, और स्किल को लेकर वेब्स में क्या कुछ किया गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जी। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सूचना और प्रसारण मंत्री जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने क्या कुछ वेब्स समिट 2025 को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए देख लेते हैं। एंटरटेनमेंट आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा। ऐसे ही समय में हमने आर्ट और कल्चर को एनकरेज करने के लिए, इसे सेलिब्रेट करने के लिए वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इस वेव्स नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगले महीने मुंबई में इसका बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और ये लगातार होते रहने वाला है। एक लंबी व्यवस्था खड़ी हो रही है। आप सभी जानते हैं हमारे यहां मूवीज, पॉडकास्ट, गेमिंग, म्यूजिक, एआर और वीआर की बहुत वाइब्रेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री है। हमने क्रिएट इन इंडिया का मंत्र लेकर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला लिया है। वेव्स इंडियन आर्टिस्ट को कंटेंट बनाने और ग्लोबल बनाने के लिए एनकरेज करेगा और इसके साथ साथ क्रिएट इन इंडिया दुनिया भर के आर्टिस्ट को भारत में आने का अवसर भी देगा।
वेव्स के प्लेटफॉर्म को पॉपुलराइज करने के लिए आगे आए। यहां बड़ी संख्या में क्रिएटिव डोमेन्स में काम करने वाले युवा साथी हैं। कुछ लोगों से मेरे मिलने का मौका भी मिला। मैं उन्हें भी कहूंगा वो इस मूवमेंट को, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। वेव्स की लहर हर घर, हर दिल तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग ये करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की विरासत को योग, कल्चर, आर्ट, क्रिएटिविटी और आयुर्वेद, इन सब के माध्यम से विश्व पटल पे एकदम नया स्थान दे रहे हैं। वेव्स का उद्देश्य रहेगा हमारी इस क्रिएटिविटी को, इस स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को और नौजवानों की और क्रिएटर्स की इस ताकत को एक नया स्थान मिले, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले और भारत क्रिएटिव इकोनॉमी का कैपिटल बने। जो वेव्स जल्दी ही अनाउंस होगा वो दुनिया का पहला कन्वर्ज्ड ऑडियो, वीडियो और एंटरटेनमेंट का दुनिया का पहला समिट होगा। तो ऐसे समिट में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना। और बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करिए और बड़ी संख्या में भाग लीजिए और नए नए तरीकों से अपने टैलेंट को दिखाइए। ये मौका नहीं चूकना। आप सब जानते हो सबसे पहला क्रिएटर्स अवार्ड दुनिया में, सबसे पहला क्रिएटर्स अवार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष दिया था। जी बिल्कुल, तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो इसकी थीम है वो क्रिएट इन इंडिया है। और वहीं दूसरी ओर जो अश्विनी वैष्णव जी है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, उन्होंने कहा कि जो भारत की जो इकोनॉमी है वो क्रिएटिव ग्लोबल इकोनॉमी बने, उसमें वेव्स 2025 की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। प्रवीण जी, क्रिएट इन इंडिया और जो क्रिएटिव इकोनॉमी, इन दोनों को साथ में लेके चल रहा है वेव्स 2025। देखिए, हमारा मेक इन इंडिया बहुत कामयाब रहा। अब हम लोग क्रिएट इन इंडिया पर आए हैं तो डेफिनेटली इस पे एक अच्छी प्लानिंग है। आज तक हम लोग बाहर के विदेशों में क्रिएट किए गए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्रिएटर्स जो हैं वो जाते हैं, उनके मोनेटाइजेशन से वो पैसा कमाते हैं। एक आम आदमी भी क्रिएटर बन के उभर रहा है और बहुत सारी वो चीज़ें दिखा रहा है जनता को जो आज तक शायद टेलीविज़न तक से हम लोग कहें तो स्लॉट नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं जाती थी। वो आज आम आदमी क्रिएटर बन के दिखा पा रहा है। खुद का प्लेटफॉर्म है, किसी और की जरूरत भी नहीं है। खुद के प्लेटफॉर्म से ही उसने एक मंच बना दिया, हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ये जो क्रिएट इन इंडिया जो अब चालू किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये डेफिनेटली हम लोगों की जो सीमाएं हैं, हम लोग और सीमाओं को लांघकर और हम लोग खुलकर काम कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि क्रिएटर्स के लिए एक नई उड़ान है, नई शुरुआत होने जा रही है। और इंडिया अगर इसको इनिशिएट कर रहा है, ये पहली बार अगर भारत में किया जा रहा है, तो ये अपने देश के लिए गर्व की बात है। एक ऐसा इनिशिएटिव लेना सरकार की तरफ से, और सरकार अगर क्रिएटर्स को आगे बढ़ाएगी तो सोचिए, आज तक तो ये सारा निजी क्षेत्र के लोग ही करते हैं। कोई ना कोई स्टार्टअप आता है, वो क्रिएटर्स को आगे लेके आता है या ऐसे इनिशिएट करता है। लेकिन अगर सरकार ऐसे इनिशिएट करेगी तो डेफिनेटली ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। एक हौसला मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ता है इसके लिए कि आप पूरी दुनिया को एक वैश्विक मंच प्रदान कर रहे हो। क्योंकि एक वक्त था भारत को तरसना पड़ता था इन वैश्विक मंचों पर जाने के लिए, आज पूरा विश्व भारत में आ रहा है। विवेक जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तो ये जो दौर है ये चलता ही रहेगा, तो ऐसे में जो फिल्म इंडस्ट्री है, वेब सीरीज का कहें या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उनका जो काम है, उनके जो काम की रफ्तार है, या फिर मैं यूं कहूं उनके जो काम की धार है, वो धार कितनी तेज होने वाली है? बहुत तेज होने वाली है। देखो, हमें सदियों से ये पता है कि एक इंसान की जो बेसिक जरूरतें होती है वो रोटी कपड़ा मकान होती है। मैं साउथ में गया कुछ सालों पहले, तो वहाँ कैब ड्राइवर से बात हुई तो उसने कहा रोटी कपड़ा मकान और मूवी। अच्छा, एंटरटेनमेंट भी, मकान और मूवी। एंटरटेनमेंट भी, साउथ की मूवीज, साउथ की इंडस्ट्री इतनी क्यों बढ़ी है? क्योंकि वहाँ के लोगों में बहुत पैशन है। वहाँ के अगर रजनीकांत की या सुपरस्टार्स की मूवी जब रिलीज होती है तो पूरा, जैसे रथ यात्रा होती है वैसे पूरी यात्रा निकलती है, वो लोग मतलब पूरा पोस्टर्स लगते हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं, एंटरटेनमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब ये जो दौर है आने वाला, ये पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो है ही और पूरे वर्ल्ड में भी रोटी कपड़ा मकान और एंटरटेनमेंट होने वाला है।
और एंटरटेनमेंट का इतना बड़ा स्कोप है, तो उसको जो मंच मिल रहा है वेव से, बस सरकार से यही गुजारिश है कि ये कंटिन्यू रहे, ये सरकारें आए जाएं कोई भी हो, लेकिन ये जो वेव्स है ये कंटिन्यूस चलता रहे, क्योंकि एक बार आयोजन से नहीं होगा, इसको एक लंबा समय देना होगा, तब जाके चीजें पहले बार तो कड़ियां जुड़ना शुरू होंगी जी, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई, तो मेरे हिसाब से 5-7 साल में जाके और चीजें शेप लेना शुरू जी, करेंगी। बिल्कुल धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। विशाल जी, कुछ देर पहले हमारी चर्चा चल रही थी, आपका कहना था कि एक्सपर्ट्स नहीं है, उन्हीं एक्सपर्ट्स की समस्याओं को दूर करने के लिए वेव्स में ऐसा किया गया है कि जो सभी इस वैश्विक मंच पर इकट्ठे होंगे वो आपस में जो उनकी स्किल्स है उनका आदान प्रदान करेंगे। जी, एक कनेक्शन होगा एक्सपर्ट्स का, एक बैंक तैयार होगा कि मेरे पास एक्सपर्ट्स हैं, वो कहाँ कहाँ के हैं और किस स्किल्स के हैं, ये विवेक जी को पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए अगर फिल्म में हम बना रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये, देखिए हिंदुस्तान ने यहाँ पे एक दौर था जब राज कपूर की फिल्में रशिया के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ, आज भी पॉपुलर है। कहीं टर्की और मैं पढ़ रहा था वहाँ पे तो उनकी मैरिज के रिचुअल्स के अंदर भी हिंदी गाने जब तक नहीं बजे तो वो उस रिचुअल्स को पूरा नहीं माना जाता। तो आप सोचिए उस वक्त के अंदर जब हम बिल्कुल विकासशील देश थे और अर्धविकसित देश थे हम उस वक्त में, और उस वक्त में हमने जिस रूप में अपना सॉफ्ट पावर है वो पूरी दुनिया के अंदर कई देशों के अंदर हमारी धमक थी। तो आज जब हम वाकई इंडिया की पॉपुलेशन, क्रिएटर्स हमारे इतने ज़्यादा, संसाधन इतने ज़्यादा, सरकार की इच्छा शक्ति और वैश्विक मंच हम तैयार कर रहे हैं भारत, तो हम समझ सकते हैं कि ये किस लेवल पे भारत है वो जा सकता है। लेकिन कुछ सावधानियों की भी जरूरत है, या जिसको मैं कहूँगा कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां ये हैं कि कहीं ये एक वैश्विक मंच बन के हम, भारत तो आमंत्रित कर रहा है पूरा विश्व का मंच, लेकिन हमारे अंदर, भारत के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी समस्याएं हैं, उनकी चुनौतियां हैं, या डिजिटल डिवाइड का एक बड़ा इशू है कि इंटरनेट की उपलब्धता किन इलाकों में है नहीं है, उसका और दायरा, उसका विस्तार उसका करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम जो कंटेंट बनाते हैं उसमें डिजिटल लिटरेसी का भी एक बड़ा पार्ट है कि वो कंटेंट कैसा बने जो वैश्विक स्तर पर उसकी गुणवत्ता कैसी हो, ये एक बड़ा उसके अंदर जो देश के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके सामने चुनौती है। और सीखने लायक बात है, जब ग्लोबल लीडर्स एंटरटेनमेंट के जब एक मंच पे आएंगे तो उनसे क्या सीख सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे प्रवीण जी इस बात से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि कई अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनका कंटेंट मोनेटाइज कैसे हो सकता है, बिल्कुल, कहाँ हो सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज तो है। ये बड़ा चैलेंज है। फिर रेगुलेशन की बात है, कौन सी चीज़ डूज हैं, डॉन्स हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, कौन सी चीज़ें हम ऐसी हैं जो पूरे भारत के परिदृश्य को या भारत के पर्सपेक्टिव को पूरी दुनिया में वैश्विक मंच पे ला सकते हैं। तो कई ऐसे चैलेंजेस हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये तो इससे बढ़िया कोई शुरुआत हो नहीं सकती और भारत इसका लीडर है, लेकिन भारत कहीं पीछे ना छूट जाए। ऐसे में पूरी तमाम जो लोग हैं उनको भी साथ में जोड़ना पड़ेगा, सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारों को साथ आना पड़ेगा। मुझे खुशी है राजस्थान सरकार ने यहाँ गेमिंग और उसको लेकर एक नई पॉलिसी है वो बनाई है। यहाँ पर अगर कोई अपना स्टार्टअप लेकर आता है तो उसको प्रमोट किया जाएगा। तो इसको कागजी स्तर से निकल के जनमानस, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर अब ऐसा हो गया है कि अर्बन एरिया नहीं, रूरल एरिया में ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं कि जिनका कंटेंट है वो वैश्विक स्तर पर छा रहा है, प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं। तो फिर उसको एक दिशा देने की जरूरत है और उसमें सतत प्रयास हो। एक तरफ वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश हो और दूसरी तरफ नीचे जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो वाकई दुनिया के लीडर्स बने, ये कोशिश हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे विशाल जी ने कहा कि कंटेंट बन रहा है, लेकिन एजुकेशन जो है हमारी, एजुकेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, यही जो जनरली चला आ रहा है सदियों से, हमें एंटरटेनमेंट के लिए, मूवी मेकिंग के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए भी इंस्टीट्यूट्स को और बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि जो टैलेंट है वो एजुकेट हो और वो अच्छा कंटेंट बना सके। जैसे इंडिया में भी जो अच्छी NSD है, FTII है, ये इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इनमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं और लाखों बच्चे हैं जो पढ़। मेरा खुद का बेटा है, 13 साल का, वो एक्टर है। मैं उसको सोच रहा हूँ कि उसको किसी इंस्टीट्यूट में डालूँ, लेकिन ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट अभी बच्चों के लिए नहीं है। बल्कि आप चाइना के देखोगे तो चाइना में ड्रामेटिक्स का, म्यूजिक, डांस उनके कोर्स में होता है, जैसे हमारे आर्ट्स कोर्स में होता है, वैसे उनके यहाँ पर ड्रामेटिक्स, डांस, मतलब जो पूरे आर्ट फॉर्म है वो भी एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अगर भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि
स्कूल जो सिस्टम है या कॉलेज सिस्टम है उसमें अभी से इंट्रोड्यूस किया जाए इन आर्ट फॉर्म्स को भी जी। तो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर्स हम बना सकते जी हैं। विवेक जी, बहुत ही अच्छा आपने मुद्दा उठाया, लेकिन भारत सरकार आपकी जो समस्या उसको पहले से ही समझते हुए नई शिक्षा नीति लागू की है। जो नई शिक्षा नीति है उसमें इनोवेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्राथमिकता दी गई है। हालांकि अभी वो लागू हुई है, वो धीरे धीरे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। विशाल जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भारत के पास में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को एक मंच मिलना चाहिए, जैसा कि उन्होंने मुद्दा उठाया कि वो इनका बच्चा भी है तो इनके पास में नंबर ऑफ ऑप्शन नहीं है, तो उस तरीके से हालांकि ऑनलाइन आजकल काफी कोर्सेज आ गए हैं, तो उसको देखते हुए किस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, हिंदुस्तान में हमारा जो पुराना परसेप्शन है वो तो यही है कि जो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। तो खेल और मनोरंजन को कभी शिक्षा के लिए उपयोगी या शिक्षा के साथ में जोड़ने की पहल उस रूप में हुई नहीं है। हमारी वैचारिक जो सोच है पुरानी, वो भी उसमें बाधा है, और साथ में सरकारों ने भी बीते सालों में उस रूप में उस पर गंभीरता नहीं रखी। नई शिक्षा नीति किस तरह से अमल में लाते हैं, उसको किस तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं, उससे कई चीज़ें हैं, कई दिशाएं हैं, वो तय होंगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है, मैंने वही कहा कि मनोरंजन भी एक अच्छी आमदनी का जरिया बन सकता है, मनोरंजन भी एक व्यवसाय है, मनोरंजन भी एक करियर ऑप्शन है। ये जनमानस के दिमाग में बिठाना जरूरी है, और उसके लिए सरकार और तमाम जो क्रिएटर्स हैं सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इसका एक सक्सेसफुल एक रेवेन्यू मॉडल हो, कि एक कॉमन मैन है जिसकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस जुस्तजू से भी वो जूझे, और साथ में अच्छा कंटेंट भी तैयार करके अपने लिए आमदनी का एक जरिया बेहतर है वो तैयार कर। जी विशाल जी, आपने कुछ देर पहले कुछ समस्याओं का जिक्र किया था कि काफी कुछ चुनौतियां हैं डिजिटल क्रांति के बीच में, तो वेव्स में जो 4 दिन चर्चा होने वाली है उसमें हर दिन किसी न किसी चीज को लेकर, किसी न किसी विषय को लेकर केंद्रित रहेगा। उसमें सबसे बड़ा प्रश्न भी यही है कि डिजिटल एथिक्स की किस तरीके से पालना की जाए। डिजिटल क्रांति का हम उपयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ चैलेंजेज आ रहे हैं, उनका सब मिलकर क्या कुछ ऐसा समाधान निकालें कि वो सबके हित में हो। तो ऐसा वो 4 दिन की जो रचना है वो तैयार करी गई है। प्रवीण जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी बोला कि एंटरटेनमेंट जो है, जैसे हम इकोनॉमी की बात करते हैं और किसी क्षेत्र की माइनिंग की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट को सबसे पीछे वाली मतलब कड़ी में रखा जाता है, सबसे पीछे की मतलब इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एंटरटेनमेंट भी दुनिया का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो बनता जा रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है। क्योंकि एक जमाना था जब हम सिर्फ देखते थे कि इस पिक्चर ने, हॉलीवुड की पिक्चर को देखते थे कि 200 करोड़ कमाए, 300 कमाए, 400 कमाए। आज भारत की मूवी 1000 करोड़ को पार कर रही है। देखिए, हम फिल्मों की बात करें चाहे कोर मीडिया की बात करें, आज से कुछ साल पहले आप 10 साल पीछे जाएंगे तो सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। हम लोग कहें शुरुआत थी, कुछ कंपनियां छोटी मोटी आई थी जिन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद में कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने ऐसा कनेक्शन बनाया लोगों के लिए जो रोजगार का भी साधन बन गया वो कनेक्शन। और वो सोशल मीडिया इतना प्रभावी होता चला गया कि आज जो कोर जो मीडिया होते थे या न्यूज़पेपर्स हम लोग कहते हैं, अखबारों की दुनिया एक अलग हो गई है, और सोशल मीडिया के जरिए जो आज प्लेटफॉर्म बनते बनते क्रिएटर्स ने जो खड़े कर दिए, मीडिया से ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया। हाँ, वो सोशल मीडिया बड़े पॉपुलर हो गए हैं। तो यहाँ पर आप मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप देखिए, एक तो प्लेटफॉर्म्स नए तरह के क्रिएट हो गए, उनकी ऑथेंटिसिटी एक अलग तरह की बन गई है। दूसरा, आज जो भारत सरकार जो कदम उठाने जा रही है, ये पूरी इंडस्ट्री को एक ग्लोबली स्टैंडर्डाइज करेगी। इससे क्रिएटर्स को बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि क्रिएटर्स के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो एक स्टैंडर्डाइज कुछ बना के दे, कुछ गाइडलाइंस दे, कुछ ऐसी चीजें, कुछ एथिकल बातें भी हो जिनमें, क्योंकि कोई कुछ भी बना रहा है, नॉर्म्स और कंडीशन की कोई समय सीमा हो और एक पैरामीटर्स हो। नहीं तो अभी कोई कुछ भी बना रहा है, लेकिन उनको एक पैरामीटर्स मिलेगा तो और क्वालिटी वाला काम, क्वालिटी कंटेंट आएगा। और देखिए, आज धीरे धीरे पिछले 10 सालों में वीडियो का जो जमाना आया था, और आने वाले ऑडियो विजुअल में हम लोग देखें तो वीडियो का जमाना आने वाले दौर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में इतना मसाला जो मिलता जा रहा है, उसमें क्वालिटी कंटेंट जो होगा उसकी अहमियत बचने वाली है। जो क्वालिटी कंटेंट देगा, परोसेगा, हम लोग कहें तो उसका सेवन करने वाले लोग तैयार हैं, उसको ग्रहण करने वाले लोग तैयार हैं जी। तो क्वालिटी कंटेंट पे आने वाले दौर में बात होने वाली है। उसी क्वालिटी को कैसे इनहांस किया जाए, उसी को लेके कैसे बढ़ाया जाए उस क्वालिटी को, उसी को लेके वेब्स का आयोजन हो रहा है। विवेक जी, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि सरकार को इस चीज में भी ध्यान देना चाहिए, इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो फिल्म इंडस्ट्री है,
काफी प्राइवेट ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो सरकार ने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बनाया सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। आपने सुना होगा वेव्स प्लेटफॉर्म, जो आम जनता बिल्कुल फ्री है। आप आराम से उस वेव्स को डाउनलोड, अपने उस ऐप को आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जरिए आप डीडी न्यूज के हैं, दूरदर्शन के हैं, और भी जो कंटेंट है उनको आप फ्री में देख सकते हैं। तो इस तरह के प्रयास सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से जनता तक एक संतुलित कंटेंट जाए और साथ ही वो ज्ञानवर्धक हो। राइट। अभी जो मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे कॉर्पोरेट घराने हैं, और भारत सरकार वेव्स लेके आई है। ये भी संयोग है कि वेव्स की सबमिट हो रही है और वेव्स ही ओटीटी, प्रसार भारती का ओटीटी है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कॉर्पोरेट घरानों के अलावा जब भारत सरकार का कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म होगा तो वो बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचेगा, और उसमें कंटेंट का फिल्टर होना, प्रॉपर कंटेंट, अश्लीलता, फुहड़ता कम होगी उसमें, क्योंकि वो भारत सरकार कंट्रोल में होगा। तो ये हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। और जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं अभी, उनको जो बड़े बड़े, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, जब मैं इनिशियल लेवल पे मैंने फिल्म मेकिंग शुरू किया तो फिल्म बनाने के बाद में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अच्छे कॉर्पोरेट ओटीटीज तक पहुँचने के लिए, और फाइनली फिर अभी अब जो मैं आगे कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं सबसे पहले प्रसार भारती के पास जाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी राह आसान होगी जी। तो फिल्म मेकर्स के लिए बहुत एक नया डायमेंशन खुला है, क्योंकि लिमिटेड ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है अभी इंडिया में जी। एंड आने वाले समय में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वेव्स सबको टेक ओवर करेगा और नंबर 1 पे आएगा सबसे, जो क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो दूरदर्शन की और सरकार की जो भी हमारे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी पहुंच होती है, वो एक नॉर्मल ओटीटी की नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, आपने सही बताया। हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी प्ले स्टोर पर जाकर जो वेव्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से संतुलित, और डीडी न्यूज जितने भी दूरदर्शन के जो केंद्र हैं और सरकार की तरफ से जो कुछ मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जो कुछ कंटेंट तैयार किया गया है उसको आप फ्री में देख सकते हैं। विशाल जी, आपके पास में मैं अगला प्रश्न पे आऊं, लेकिन उससे पहले जो वेव्स 2025 का समिट का जो आयोजन मुंबई में हो रहा है उसको लेकर बॉलीवुड के जितने भी वरिष्ठ जो एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है उसको एक बार सुन लेते हैं। उन्होंने भी काफी कुछ बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से स्वागत किया वेव्स 2025 का। Hello, you're coming there, right? Come on, sir. You don't even have to ask me. The biggest names, the biggest ideas, the future of media is going to be shaped right here. But who exactly is going to be there? Global leaders, entertainment's के sharp minds और innovators who are breaking boundaries. Music हो, cinema या live performances, past, present और future icons, सब यही मिल रहे हैं। यार सब कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के बारे में? This isn't just about entertainment. The biggest deals, investments, collaborations, this is where they happen. But who's actually leading the conversation? The Prime Minister himself is sitting down with industry leaders, shaping global policies and partnerships. PM is involved. So we're talking about setting global standards, shaping the future of the industry. Wow. Exactly. Global leaders, tech giants, creators, and investors. Everyone who is shaping the future of media is coming together. But what else is happening? From AI-driven storytelling, virtual production, and next-gen content creation. All of it together on one global stage for the world to witness. इतना कुछ बदल रहा है, लेकिन ये सब क्या क्रिएटर्स के लिए सच में मतलब रखता है? Really, नए platforms, बड़े collaborations, a global audience. It's about breaking boundaries and taking creativity to places we never imagined. So this isn't just another event. This is where industries actually transform. Exactly. This is where ideas become reality. The biggest stage, the sharpest minds. I'm definitely in. And Waves feels like that beginning. It is the first step for many of you. A platform where dreams take flight, where talent meets opportunity. You may not know it now, but this could be a turning point in your life. So tell me, are you ready to make waves? Then don't wait. तो बॉलीवुड के सिने स्टार्स को आपने सुना, जिनका साफ कहना है कि हम वेव्स 2025 का स्वागत करते हैं, कि हम वेट नहीं कर रहे, आप क्यों वेट कर रहे हो, हम भी उत्सुकता के साथ उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब पूरे
विश्व के जो क्रिएटर्स हैं, जो अभिनेता हैं और जो इस फील्ड में अपनी महारत हासिल रखते हैं, वो सब यहाँ पर आएंगे तो उनसे बहुत कुछ उनको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। विशाल जी, बॉलीवुड के जितने भी सिने स्टार्स हैं, जैसा कि बॉलीवुड के हैं, साउथ के जो सिने स्टार्स हैं, आपने देखा सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए ये जितने सेलेब्स हैं और जिसको हम कॉमन मैन ने एक तरह से हमेशा रुपहले पर्दे पर देखा है और इनसे इंस्पायर्ड हुए हैं, हमारी जिंदगियां कहीं न कहीं प्रभावित हुई हैं, तो ये अगर कुछ कह रहे हैं या ये कोई पहल कर रहे हैं या किसी पहल का हिस्सा हो रहे हैं तो यकीनन इससे एक सामाजिक चेतना तो आएगी। क्योंकि हम तो ऊपरी तौर पर देखते हैं, लेकिन इन्होंने तो उन पलों को जिया है और जी रहे हैं, तो वो काफी अहमियत के साथ में देखते हैं कि इसकी कितनी अहमियत हो सकती है। बिल्कुल, वो देखते हैं। और एक और जो मैं पहलू उसमें जोड़ना चाह रहा था उस पूरी चर्चा में, अगर उसकी चर्चा, उसका जिक्र नहीं होगा थोड़ा अधूरापन रहेगा, लेकिन प्रवीण जी ने बात कहा क्वालिटी कंटेंट, और विवेक जी ने भी ये कहा कि हमें इंडियनाइजेशन, एक अश्लीलता, फुहरता और उस तरह से चीजें नहीं हो। लेकिन साथ साथ एक फैक्टर मैं और जोड़ना चाहता हूं कि एआई का जो पूरा दौर चल रहा है, ऐसे में फैक्ट चेकिंग और जो कंटेंट है वो कितना रियलिस्टिक है, ये समझ विकसित करना कंटेंट क्रिएटर्स के मन में, व्यूअर के लिए। और अगर कोई जानबूझकर उसमें मेलाफाइट इंटेंशन से कोई गलत कंटेंट तैयार करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का इंतजाम। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम हमको ऑडियो वीडियो के संदर्भ में तैयार करना पड़ेगा, चाहे वो फिल्म हो, चाहे ओटीटी हो, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये एक लर्निंग है। अगर इस समिट के जरिए हम इस पर बात नहीं करेंगे तो फिर हमारी ये पूरी मुहिम है। बिल्कुल, इस समिट में एक पूरा सेशन ही इसी पर है जिसका नाम है डिजिटल एथिक्स को लेकर। जी बिल्कुल। तो डिजिटल एथिक्स वाकई में बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि प्रवीण जी ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट देते हैं वो कुएं के मेंढक की तरह नहीं है, वो मेंढक बिल्कुल आजाद है और उसके लिए कोई बाउंडेशन और बैरियर्स नहीं है, क्योंकि जिसके पास में वो कंटेंट जा रहा है उसके पास में इतनी समझ नहीं है कि सही है या गलत है। तो बिल्कुल बहुत लाजमी प्रश्न है। आज के जमाने में सबसे बड़ी, जो आज का दौर है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे पास में जो कंटेंट तो है, लेकिन उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि सही है या गलत। बिल्कुल सही है। जी प्रवीण जी, मनोरंजन की बात तो हो ही चुकी है और हो ही रही है, लेकिन जो मीडिया है वो डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट हो गया है। हर कोई पत्रकार बन के बैठा है, हर कोई अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके बैठा है, उसके पास में कुछ विजुअल्स है तो वो उसको अपलोड कर रहा है। जी, तो ऐसे में जो डिजिटल मीडिया में जो ये क्रांति चल रही है इतनी नई टेक्नोलॉजी के साथ में, वो क्योंकि आप डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, तो इस पूरे जो ओवरव्यू है उसका क्या है? देखिए, मैं पहले तो एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस गति से ये सब चीज़ें बदलती जा रही हैं या जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में भी हमारे, और जिस तरह क्रिएटर्स उभरते आ रहे हैं, जैसे मैं खुद मीडिया में रहा, प्रिंट मीडिया में लंबे टाइम तक रहा, करीबन 10-11 साल, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लोग डिजिटल के अंदर आए, डिजिटल में आने के बाद में एक बड़ा चैलेंज था कि हम लोग वीडियो को कैसे फेस करेंगे, ये जो 2 वे कम्युनिकेशन है उसको कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। और 17-18 का दौर था जब हम लोग ने यूट्यूब में अपने एफर्ट शुरू किए और हमारे लिए भी नए प्रयोग थे, लेकिन जब कंटेंट और एथिक्स का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने क्वालिटी कंटेंट डेवलप करना शुरू किया, तो पहली बार जो हम लोगों ने प्रयोग किया था उसमें हम लोग करीबन 100 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे हम लोग यूट्यूब पे पहुंच गए थे, जो अपने आप में एक मिसाल दी गई राजस्थान में कि भाई ये कैसे हुआ। तो उसके पीछे था एक अनुभव हम लोगों ने लिया, एक क्वालिटी कंटेंट हम लोगों ने लिया और एथिक्स का हम लोगों ने ध्यान रखा, जो कि मीडिया एथिक्स थे, उनको साथ लेकर हम लोग चले। उसकी प्रभावना ये रही आने वाले दौर में कि बहुत सारे लोग आए कि आप हमें भी बताइए कि हम लोग कैसे सीख सकते हैं, और वो बढ़ते बढ़ते आज ये स्थिति आ गई है कि हम लोग वो सेशंस जो हैं वो 100 लोग 200 लोगों के सेशंस लेते हैं, जिसमें हम क्रिएटर्स को ये बताते हैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। आप अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या वो सेल्स में मल्टीपल हो सकता है, क्या वो सोशली इम्पैक्ट डाल सकता है, किस तरह के उनके प्रभाव हो सकते हैं। तो जैसे जैसे ये कंटेंट क्रिएशन की जो इंडस्ट्री है ये बढ़ती जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, एथिक्स पे हम लोग बात करेंगे, सरकार के एफर्ट्स लगेंगे, एक मंच मिलेगा, इन सबको मिला के जब हम लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, हम लोग देखेंगे मंच बनेगा, वो एक बहुत ही हम लोग कहें तो सशक्त बनाएगा इस पूरी इंडस्ट्री को। जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत मजबूत स्थिति बनेगी। जी विशाल जी, आप भी पिछले कई सालों से डिजिटल मीडिया में लगातार काम कर रहे हैं। एक प्रिंट मीडिया होता था, हालांकि प्रिंट मीडिया के लिए भी वेब्स में कई कुछ रखा गया है, प्रिंट मीडिया को लेकर भी वेब्स में आयोजन हो रहे हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया लगातार आजकल एक रेस में चल रहे हैं कि कहीं प्रिंट मीडिया जो है वो पिछड़ नहीं जाए, क्योंकि डिजिटल मीडिया है जिस ग्रोथ के साथ में, जिस रफ्तार के साथ में आगे बढ़ रहा है, तो डिजिटल मीडिया बढ़ तो रहा है, लेकिन इसके सामने क्या कुछ चैलेंजेस हैं?
नहीं, देखिए आज भी लिखी हुई बातों का तो महत्व है जी, बिल्कुल प्रिंट महत्व का है। तो महत्व है, लेकिन मैं इसको एक आपस में प्रतिद्वंदी या उस नजर से नहीं देखता दोनों माध्यमों को। मैं उसको ये देख रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में या न्यूज में या जिस तरह का हम बना रहे हैं, खबर तो प्रिंट वाली है, लेकिन उसका फॉर्मेशन डिजिटल मीडिया में उस तरीके से नहीं, चेंज हुआ है। मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूँ कि उस जो आप न्यूज पब्लिश कर रहे हैं, है ना, जिस माध्यम में डिजिटल में खूबी यह है कि उसमें एक डेमोक्रेसी आई है। जी, पहले ये था कि मैंने जो छाप दिया वो पढ़िए। अब व्यूअर हमारा वो कह रहा है कि नहीं, आप इस तरह का कंटेंट ज्यादा छापिए क्योंकि हमें वो पसंद है। तो पूरे कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के अंदर जो डेमोक्रेसी आई है डिजिटल की वजह से, इससे बहुत सारी नई संभावनाएं भी खुली हैं, नए क्रिएटर्स भी तैयार हुए हैं, व्यूअर भी अवेयर हुए हैं। आज दुनिया भर का जो कंटेंट है वो कंज्यूम करते हैं। अब धीरे धीरे वो हम कहें कि एक सेंस डेवलप हो गया है कि कौन सा कंटेंट है, किसका कंटेंट देखा जाना चाहिए, किसका नहीं देखना चाहिए। मीडिया में सिर्फ पहले वन वे कम्युनिकेशन था, डिजिटल में टू वे वो कम्युनिकेशन भी है और वो रिएक्शन भी है साथ में। अगर मैं कुछ गलत कंटेंट बना रहा हूं तो मेरे से सहमत है या असहमत है, वो लिख भी रहा है और मुझे क्या करना चाहिए वो भी वो बता रहा है, मेरी जानकारी को और दुरुस्त कर रहा है। तो वो एक तरह से एनालिसिस कर रहा है। जी हाँ, वो एक तरह से कोलैबोरेटर हो गया। कंटेंट क्रिएटर के साथ में जो व्यूअर है वो कोलैबोरेशन का काम कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन को एनहांस करने का काम जी, और क्वालिटी उसी के हिसाब से बढ़ेगी। जी, जाहिर तौर पर। जी, विवेक जी, एक समय था जब हम एडिटिंग का नाम लेते थे, किसी पिक्चर की एडिटिंग करनी है, किसी वीडियो की एडिटिंग करनी है, तो जैसे एडिटिंग का नाम लेते थे एक बहुत बड़ा लवाजमा कि ये मशीन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, और आज वो एक छोटे से मोबाइल में आप कुछ हद तक बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप बिल्कुल, अभी इतना टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत आसान हो गया काम करना। मैं एग्जांपल बताऊँ, मैंने जैसे मूवीज़ बनाई, सोशल मंडियाँ, सोशल मीडिया के ऊपर ही थी वो जी, जिसमें सोशल मीडिया का एक तो पॉजिटिव यूज़ होता है, एक नेगेटिव यूज़ होता है। तो मैंने उसको एक कंपैरिजन दिखाया है। ऐसे दूसरी मूवी चल जिंदगी बनाई, वो एक लाइफ के ऊपर है, एक ह्यूमन इमोशंस के ऊपर है। मुझे उनकी स्क्रिप्ट लिखने में साल भर लगा, एक साल। अभी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे हो गई है कि आप नेट पे जाओ, AI सॉफ्टवेयर्स खोलो, आई वांट टू क्रिएट ए मूवी, थोड़ा सा उसमें अपना आइडिया डालोगे तो पूरा स्क्रिप्ट आपके पास में विद इन 2 मिनट परोस दिया जाएगा। लेकिन उस स्क्रिप्ट में मैंने ट्राई करके देखा कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती है और एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसमें कितना डिफरेंस होता है। तो सेकंड्स में बनाई चीज़ तो सस्ती होती है, वो एक ह्यूमन के जो क्रिएटिविटी है उसको नहीं मैच करती। बट आजकल लोग यही कर रहे हैं कि डाला स्क्रिप्ट, उसमें जो छपा वही उन्होंने ऑडियो विजुअल वाले सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एडिट किया, बनाया, मतलब सब कुछ टेक्नोलॉजी कर रही है। इंसान क्या कर रहा है? विशाल जी ने जो प्रश्न उठाया था वो प्रश्न बीच में आ रहा है कि जैसा आपने कहा कि डाला, एडिट किया, जो था वो मतलब कट कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इसमें वो क्वालिटी और वो उसको चेक करने वाला वो कहाँ? ये फास्ट फूड जैसा हो गया है कि बिल्कुल 2 मिनट में तैयार, वो वाला चीज हो गई है ये कि आप स्क्रिप्ट भी आपके पास आ जाएगी, स्क्रिप्ट को आपने AI सॉफ्टवेयर में डाला तो उससे आपका पूरा कंटेंट भी तैयार हो जाएगा। बट वो ह्यूमन, मतलब वो गंभीर ये इस पे चेक होना चाहिए। जी, इसमें एक के ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेकर पूरे वर्ल्ड वाइड जो गाइडलाइंस है, जो एथिक्स हैं, उसको लेकर भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को तैयार करना पड़ेगा। कॉपीराइट्स की जो रूल्स हैं इंटरनेशनली, उसके प्रति भी हमें सजग रहना पड़ेगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम, मैंने कहा कि ये पूरी चीजें जिसमें फेक कंटेंट तो नहीं है, मेलाफाइड कंटेंट तो नहीं है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो हम नहीं तैयार कर रहे वगैरह, वो भी जी। तो इस सारा पूरा एक इकोसिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा जिसमें पूरा लर्निंग होगा। सेलिब्रिटीज के जरिए ये पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन ये आम आवाम तक, आम जनता तक, जो कंटेंट क्रिएटर तक ये पहुंचेगा। फिर आप देखिए कि पूरा एक नई क्रांति आएगी और भारत उसके अंदर सिरमौर होगा। बिल्कुल, भारत उसके अंदर सिरमौर होगा। प्रवीण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के हर क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है और उसी का ही परिणाम है कि जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतनी बड़ी समिट हो रही है उसमें काम हो रहा है। लेकिन इससे एक कदम पहले, 1 साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहें या डिजिटल क्रांति में जो क्रिएटिव जो लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया। तो क्योंकि आप भी डिजिटल मीडिया में काम करते हैं, तो उस काम करने की हैसियत से जब इतना बड़ा सम्मान जब प्रधानमंत्री जी देते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराया गया, आपने सब कुछ अपनी तरफ से किया है, तो वो कितनी बड़ी उपलब्धि रहती है? देखिए, किसी भी क्रिएटर के लिए उस देश के प्रधानमंत्री अगर उनको क्रिएटर अवार्ड दे रहे हैं तो ये अपने आप में एक मतलब अद्वितीय, हम लोग कह सकते हैं, उनका अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन सरकार ने ऐसे सोचा तो सही, कोई भी एक थिंक टैंक जो प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाता है कि ऐसे क्रिएटर्स को हम लोगों को ये सब देना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप माने ना माने, जितना भी ये दौर बनता जा रहा है, जो सब चीज़ें आ रही है, टेक्नोलॉजी, AI, सब चीज़ें आ रही हैं, क्रिएटिविटी को नए आयाम मिल रहे हैं, क्रिएटिविटी को पंख मिल रहे हैं हम लोग ये से। जितना टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हो रहा है, जितना क्रिएटर्स अपनी पूरी क्षमता लगा पा रहे हैं, उनमें जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, वो आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री को एक नए लेवल पे लेके जाने वाली है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये शुरुआत कर भी दी है इस समिट के साथ, तो ये बड़ी बात है। और हम लोग दुनिया में लीड कर रहे हैं, ये दुनिया में हम पहली बार इस समिट को लेकर आए, वेव्स को लेकर आए, तो ये हमारे देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है, हमारे क्रिएटर्स के लिए गर्व का विषय कि हम केवल इंडिया की क्रिएटिविटी छोड़िए, हम लोग ग्लोबली हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जैसे आज मैं अभी लास्ट मंथ में दुबई जाके आया था, हम लोगों ने वहाँ की चीज़ें देखी, वहाँ क्रिएटर्स को क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पर दिया जा रहा है, ग्रीन कार्ड, वहाँ पर गोल्डन वीज़ा जो है क्रिएटर्स को मिलता है, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। वैसे ही इंडिया भी हो सकता है कि आने वाले दौर के अंदर इस तरह की अगर समिट हो रही है तो कल को ये फैसिलिटीज़ हमारे क्रिएटर्स को मिले, विदेशी क्रिएटर्स यहाँ आकर वो सुविधाएं ले, वो वीज़ा फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, कोई दूसरी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत की जो कला और कलाकार कहीं छुपेंगे नहीं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको ही बाहर लाने के लिए इस तरह के आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। विशाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है। ऐसे में जो मीडिया और एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है और इस तरह के आयोजन है, वो कितनी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, जब आपने 2047 की बात की है, 1947 से लेके पूरा 100 साल का हम देखते हैं, तो पहले हम कहीं न कहीं चीज़ों के ऑब्जर्वर थे, हम देखते थे कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, कौतूहल भरी नज़र से देखते थे, फिर हम इंस्पायर्ड हुए, हम फॉलोवर हुए, और अब हम लीडर बनने जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने वो शुरुआत कर दी है, ये डिजिटल जो क्रांति आई है, और उसमें ख़ास तौर से ऑडियो वीडियो और एंटरटेनमेंट का जो पूरा सेगमेंट है, उसके अंदर कैसे भारत के जो क्रिएटर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म मिले, और भारत की जो मैंने फिर से जो शब्द यूज़ किया था, सॉफ्ट पावर जी, वो वापस से दुनिया के अंदर स्टैब्लिश हो, जिसमें भारतीय मूल्य हो, भारतीय परिवेश हो, भारतीय प्रतिभाएं हो, और भारत के जरिए पूरा वैश्विक है वो फलक। जी विवेक जी, यही प्रश्न आपसे रहेगा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, क्योंकि आप निर्माता निर्देशक भी हैं, वेब सीरीज भी आप बनाते हैं, अच्छे लेखक भी हैं, तो इस क्षेत्र के जरिए विकसित भारत के निर्माण में कितनी कुछ भूमिकाएं हो सकती हैं? बिल्कुल, भारत 2047 तक सुपर पावर बनने जा रहा है, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मैं हूं तो मैं उसकी बात करूंगा जी, कि हम लोग सुपर पावर एंटरटेनमेंट में भी रहेंगे। हम लोग हॉलीवुड को पीछे छोड़ के भारतीय सिनेमा आगे आएगा, लेकिन उसके लिए जो मैंने आपको पहले भी कहा जी, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है फॉर एंटरटेनमेंट के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है जी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो कंटेंट बनेगा उसका फिल्ट्रेशन, उसका सेंसरशिप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि राइट कंटेंट बने और राइट पहुंचे, क्योंकि गलत चीज़ें परोसी जाएंगी तो गलत होगा, हम लोग पीछे होंगे। तो हमें आगे बढ़ना है, तो अच्छे विचारों से, अच्छे कंटेंट से, कुछ नए आइडियाज से ही आगे बढ़ना है जी। कॉपी नहीं करें हम लोग, ना हॉलीवुड की कॉपी करें, ना कहीं और किसी कंट्री कॉपी, खुद ओरिजिनल जो चीजें होंगी वही आगे बढ़ती है। काम ऐसा करें कि वो हमारी कॉपी करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताया प्रवीण जी। डिजिटल मीडिया, डिजिटल क्रांति, ये किस तरीके से अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा कर पाएगी 2047 तक? देखिए, जिस तेजी से विकास हो रहा है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि आने वाले दौर के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं पर कंटेंट क्रिएशन बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और कुछ OTTs भी हैं जिन लोगों ने प्रयोग किए हैं, कुछ 1-2 स्टेट्स, 3 स्टेट्स में वो गए हैं, वहाँ पर वो मोस्ट सक्सेसफुल हैं हम लोग कहें तो। अपने उन स्टेट्स के अंदर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे आपने वेव्स OTT की बात करी, या जिस तरह के वेव समिट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके पैरेलली हम लोग आपके OTT की बात करते हैं, वेव्स OTT की, तो क्षेत्रीय भाषाएं हमारे आज भी हमारे वेव्स जो OTT है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर 65 से ज़्यादा चैनल आए, 12 भाषाओं में हम लोग आ चुके हैं। लेकिन हम लोग हर एक स्टेट को कवर कर सकते हैं, और क्षेत्रीय भाषाओं को अगर हम लोग प्राथमिकता देकर उस OTT के ऊपर आगे बढ़ाया जाए
तो ये जो हम लोग पूरे ग्लोबल सिनेरियो को हम लोग एक मंच प्रदान कर रहे हैं, वो हमारे OTT के जरिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी सरकार पहुंच सकती है। सरकारी योजनाएं हों, फिल्में हों, मनोरंजन है, गेम्स हैं, बच्चों का एजुकेशन है, सब चीज़ों को एक मंच दिया जा सकता है। और हम जैसे क्रिएटर्स हैं उनको भी एक नया प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, जो गवर्नमेंट का एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ है। जी, वाकई में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने 1-2 दिन पहले इंटरव्यू देखा था जिसमें वेब समिट में उस लड़के को आमंत्रित किया गया, जोधपुर का लड़का है और उसका एक सपना है कि मैं इस तरीके से वर्चुअल जो चीजें हैं सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कुछ एक फिल्म बना रहा है लेकिन वो इतने सालों से रुका हुआ था क्योंकि उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। उसने सिर्फ अपना एक आइडिया शेयर किया और उसका जो वेब समिट है उसमें उस आइडिया का सिलेक्शन हो गया और अब उसको आमंत्रित किया गया वहां पे। विशाल जी, इस तरीके से जो हमारे गांवों की, जैसा प्रवीण जी ने भी बताया कि जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो कला और संस्कृति के हमारे कई ऐसे पहलू हैं जो पूरे विश्व के सिनेरियो में नहीं है, तो वो जब बाहर आएंगे तो उसका कितना कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान की हम बहुत अच्छे ग्रास्प करने वाले हैं, बहुत चीज़ों को हम तुरंत पकड़ने वाले हैं। डिजिटलाइजेशन दुनिया के अंदर कहीं शुरू होगा लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर हिंदुस्तान के अंदर हुआ है वो हुआ है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो हम बहुत अच्छे से, हमारी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है। जो प्रवीण जी ने कहा, मैं एक सिरा और उसमें खोलता हूं कि जो क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित करने की बात कही है, साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी हिंदुस्तान की जो विविधता है उससे कम से कम हम खुद तो रूबरू हों। तो डबिंग का जो प्रोसेस है जो अभी हो रहा है, साउथ की मूवी है डब होके, देखिए हिंदी के अंदर सुपरहिट हो रही है। कई छोटी छोटी मूवी हमने देखा, कंटारा जैसी मूवी जो एक बिल्कुल एक साउथ इंडिया के रिचुअल परंपरा से वहाँ पे किस तरह से परंपराएं निभाई जाती हैं उसका हमें देखने को मिला। कई ऐसी मूवी हैं, एक मूवी का उदाहरण नहीं। तो हमें पूरे भारत की संस्कृति और खासतौर से नई पीढ़ी को इस संस्कृति से रूबरू करवा के एक प्लेटफॉर्म पर पूरे भारत के कंटेंट क्रिएटर्स को, नई पीढ़ी को लेकर आना पड़ेगा, वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जिसमें हमें समझ हो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आखिर है क्या चीजें, और उसके बाद में उसको पूरा एक यूनिफॉर्मिटी हो और उसको फिर हम वैश्विक स्तर के ऊपर लेके जाएं। तो मुझे लगता है कि कोई चुनौती नहीं है। भारत के अंदर जो विविधता है वही हमारी एक ताकत हो सकती है, बस उसको कनेक्ट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, कोई चुनौती नहीं है और चुनौतियां भी आएगी तो भारत हमेशा से सामना करता आया है। और कुल मिलाकर वेब समिट 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होने जा रही है। क्रिएट इन इंडिया का जो मंत्र है उसको साकार करने जा रही है। आप तीनों इस प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे से, इतने सरलता से अपने विचार हमसे साझा किए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर वेब समिट जो 2025 से, इसी के माध्यम से देश में जो मीडिया और एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है वहां पर उम्मीदों के एक नए सूरज का उदय होने जा रहा है। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।